चैप्टर का नाम है कोल एंड पेट्रोलियम। कोल एंड पेट्रोलियम ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनको हम यूज़ करते हैं जलाने के लिए। जी हाँ, जलाने के बाद हमें हीट एनर्जी मिलती है इनसे। इसका यूज़ हम बहुत सारी मशीनें और बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स लाने के लिए करते हैं जो हमारी बेसिक नीड्स को पूरा करते हैं। ठीक है, तो आगे डेफिनेशन भी दी हुई है फर्स्ट लाइन में नेचुरल रिसोर्सेज की। क्या होते हैं भाई नेचुरल रिसोर्सेज? नेचुरल का मतलब है प्राकृतिक रिसोर्सेज, जो उससे हमें प्रकृति से चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे मटेरियल्स जो कि नेचर के अंदर प्रेजेंट होते हैं और हमारे लिए यूज़फुल होते हैं, जिससे कि हम हमारे जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी कर सकते हैं, उसे कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। अब क्या क्या हो सकते हैं भाई? नेचर हमें क्या देता है? एयर देता है, वाटर, सोइल, कोयला, कोल, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम ये होता है जिससे सारी चीज़ मिलती है, ये पेट्रोल, डीजल, सब कुछ मिलता है। मिनरल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। अब ये कितने प्रेजेंट हैं हमारे प्रकृति के अंदर, पृथ्वी के अंदर कितनी मात्रा में प्रेजेंट हैं, उसके हिसाब से इनको क्लासिफाई किया गया है दो भागों में। लिखा ना, डिपेंडिंग अपॉन द अबंडेंस, सेकेंड पैराग्राफ में, एंड availability of various natural resources, they can be broadly classified into inexhaustible natural resources and exhaustible natural resources। देखो, एग्जॉस्ट का मतलब क्या होता है? खत्म करना। ठीक है, एग्जॉस्ट यानी खत्म करना या जलाकर बाहर निकाल। ठीक है, अब एग्जॉस्ट के आगे इन लग गया तो यानी उसका अपोजिट मीनिंग हो गया, यानी जिसको हम खत्म नहीं कर सकते, ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज। तो फर्स्ट है हमारा इनएग्जॉस्टिबल। ये ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो कि अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, यानी खत्म नहीं होते नेचर के अंदर, और likely to be exhausted by human activities, not likely to be exhausted by human activities। अब अनलिमिटेड है तो ह्यूमन एक्टिविटीज से ख़त्म भी नहीं होंगे, जैसे कि एग्जांपल हो गए इनएग्जॉस्टिबल के, सनलाइट हो गई, सूर्य से किरणें आ रही हैं भाई, ख़त्म नहीं होंगे कभी भी, चलती रहेंगी हमेशा। एयर हो गया, वाटर, रेनफॉल हो रही है, क्ले आ रही है, सैंड है, क्ले, मिट्टी, सैंड, रेत। ठीक है, अब है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जॉस्ट का मतलब बताया था क्या होता है? एग्जॉस्ट का मतलब खत्म होना, है ना? तो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, दीज रिसोर्सेज, ये रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन, कहाँ प्रेजेंट होते हैं? लिमिटेड क्वांटिटी में, मतलब खत्म हो सकते हैं, लिमिटेड चीज़ खत्म होते हैं ना जल्दी, इसलिए लिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर और एंड आर लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड, यानी खत्म हो सकते हैं, बिल्कुल चांस है खत्म होने के कुछ सालों बाद, ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, ह्यूमन की वजह से ही खत्म होंगे। ओके, जैसे कि एग्जांपल्स हो गए फॉरेस्ट्स, जंगल दिन ब दिन खत्म होते जा रहे हैं क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और हम पेड़ों को काटते जा रहे हैं, और वहाँ पर बस्तियाँ बस रही हैं, घर बन रहे हैं, फैक्ट्रियाँ लग रही हैं, तेरे मंडाना में भी लगी हुई हैं। मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, ये सब नेचुरल गैस है। ठीक है, ये मतलब नेचुरल रिसोर्सेज हैं और एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो कि एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। अब इस चैप्टर में हमने पढ़ना ही है, देखो ऊपर चैप्टर का नाम है कोल एंड पेट्रोलियम, तो हमने क्या पढ़ना है? एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज को हमने इसमें इस चैप्टर में पढ़ना है, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। ठीक है, तो अब आगे डेफिनेशन दी है फ्यूल्स, जो लास्ट लाइन है इस पेज की, इसमें फ्यूल्स की डेफिनेशन दी है। फ्यूल्स क्या होते हैं? फ्यूल्स ऐसे कोई भी मटेरियल होते हैं जिसको जला करके हम एनर्जी पैदा कर सकते हैं। तो यानी क्या है? द मटेरियल्स दैट आर बर्नट यानी जलाना, टू प्रोड्यूस पावर, पावर प्रोड्यूस करने के लिए, और या हीट एनर्जी, आर कॉल्ड फ्यूल्स। ये तो थे फ्यूल्स। अब करने हमने फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स इन्हीं को कहते हैं, जैसे पेट्रोलियम को हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं, ठीक है, कोयला को हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं।
तो क्या कह सकते, देखो ये किस चीज़ से बनते हैं, कोयला और ये पेट्रोलियम, ये सभी चीज़ें हमें किस चीज़ से मिलती हैं, जो हमारे लाखों साल पहले, हज़ारों साल पहले, लाखों साल पहले जो पेड़ वगैरह थे वो टूट गए थे, टूट के फिर वो ज़मीन के अंदर दब गए। बरीड, बरीड BURIED, इसका मतलब होता है, ये सेकेंड फॉर्म है बरी, बरीड की, बरी की, यानी दबे हुए। ठीक है, लाखों साल पहले दब गए थे जो प्लांट्स वगैरह, टूट गए थे, एनिमल मर गए थे, उनके डिकम्पोजिशन हो के, उनकी हड्डियों का या फिर लकड़ी थी जो उनका, उससे बनता है कोयला। इसलिए हमें ज़मीन के अंदर से मिलता है, क्योंकि लाखों साल पहले तो ऊपर और भी परत बन गई मिट्टी की, आंधी आ रोज। ठीक है, तो अब क्या है डेफिनेशन, द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स, रिमेन्स यानी बचे हुए, ऑफ डेड प्लांट्स के, एंड एनिमल्स बरीड अंडर द अर्थ, जमीन के अंदर दब गए थे, मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, यानी मिलियन साल पहले। ओके, आर कॉल्ड फॉसिल्स। ठीक है, फॉसिल्स कहते हैं इनको, और जो हम इनको जलाएंगे तब इनको, और इनसे एनर्जी मिलेगी हमें, उसको क्या कहेंगे, फॉसिल फ्यूल्स, क्योंकि जलाते हैं जिस चीज़ से एनर्जी मिलती है ना, उसको हम फ्यूल्स कहते हैं, और ये क्या है, फॉसिल्स। तो इनको अगर हम जलाएंगे, कोयला को, पेट्रोलियम को, और तब हमें एनर्जी मिलेगी, तो उसको क्या कहेंगे, फॉसिल फ्यूल्स। अब आगे हमने करना है कोयला, कोल। ओके, कोल एक फॉसिल फ्यूल है बिल्कुल, क्योंकि इससे हुक्का में जान आती है। ठीक है, इसको जलाते हैं तो बिजली पैदा होती है ना, तो एक फॉसिल फ्यूल है। ये एक हार्ड और ब्लैक होता है कलर में। ठीक है, कोल जो है बहुत डीप मिलता है, मतलब गहरी जमीन में मिलता है। कोयल माइंस, कोयल माइंस यानी हीरे की खान। ओके, माइंस यानी खान, अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ कोल बेड्स, कोल के बिल्कुल बेड से बिस्तरे लगे मिलेंगे बड़े बड़े, और वहां से इसको काट काट के निकालना पड़ता है। ठीक है, कोयले की गुफाओं से, कोयले की खान से, जो कि अर्थ के सरफेस के बिल्कुल डीप में होती है, यानी गहरी होती है। भारत के अंदर मेनली बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, इनमें होती है। ये कैसे बनती है भाई, तो पहले बताया ना, डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो ऐसे ही। तो क्या लिख रखा है सेकंड पैराग्राफ में, कोल के, इट इज फॉर्म्ड बाय द ग्रेजुअल, ग्रेजुअल का मतलब होता है धीरे धीरे, ग्रेजुअल का मतलब धीरे धीरे, डीके यानी पिछले चैप्टर में करा था, डीके यानी सड़ना, ग्रेजुअल डीके एंड कंप्रेशन ऑफ द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स, धीरे धीरे वो खराब होते हैं, सड़ते हैं, और दबे हुए प्लांट्स, ओके, एंड ट्रीज इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, इसलिए ये ऐसे ब्लैक और हार्ड हो जाते हैं। ठीक है, अब आगे डेफिनेशन, कार्बनाइजेशन। एक्चुअली कोयला कार्बन ही तो होता है, कार्बन से ही बना होता है कोयला, काला काला। ठीक है, तो क्या करना हमने, अब कार्बन है तो कैसे बनाइए कार्बन, उस प्रोसेस को कहते हैं कार्बनाइजेशन। ठीक है, अब वो तो लकड़ी थी, लकड़ी से कार्बन कैसे बन गया, तो उसको, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे कार्बनाइजेशन। तो क्या आप दे रखिए, द स्लो केमिकल प्रोसेस ऑफ द कन्वर्जन ऑफ द डेड वेजिटेशन, डेड वेजिटेशन यानी वही डेड प्लांट्स, इनटू कोल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, किसके इन्फ्लुएंस में, किसके प्रभाव में, इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव, ऑफ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। तो क्या कह दिया कि भैया स्लो केमिकल प्रोसेस, कहा था ना ऊपर ग्रेजुअल यानी स्लो, स्लो केमिकल प्रोसेस किसकी, कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल, किसके प्रभाव में, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हाई टेम्परेचर और प्रेशर इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। ओके, तो मेनली जो कोल है वो कार्बन से बना होता है,
लेकिन इसके साथ साथ कुछ और भी चीज़ें होती हैं थोड़ी छोटी मोटी, लेकिन ज़्यादा कार्बन ही है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और बहुत छोटे छोटे अमाउंट्स में नाइट्रोजन और सल्फर भी होते हैं। ठीक है, जब कोयले को एयर के अंदर हीट करते हैं, ठीक है, तो ये जल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। जब कोयला जलता है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है इसके अंदर से। इंडस्ट्रीज के अंदर कोयले को कोक और कोलतार, कोक वो पीने वाली नहीं कोक, कोलतार, कोलतार यानी तारकोल जिसको हम कहते हैं, अमोनिकल लिक्कर, अमोनिकल लिक्कर यानी अमोनिया वाली लिक्कर, लिक्कर का मतलब है शराब, एंड कोल गैस, कोल से गैस भी बनती है। ये सब चीज़ें बनाई जाती है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होती है? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर कोयले को ब्रेक किया जाता है, पहले उसको हीट किया जाता है, हीटिंग से उसका ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, हाई टेम्परेचर के ऊपर, और वहाँ पर एयर प्रेजेंट नहीं होती, उसको हम कहते हैं क्या? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर कोयले को तोड़ा जाता है, कैसे? उसको हीट किया जाता है टेम्परेचर के ऊपर इन द एब्सेंस ऑफ एयर। आगे ये रिएक्शन भी दे रखी है, कोयला, कोल एक साइड लिख रखा है, फिर एरो, एरो के ऊपर देखो मैंने पहले ही बताया था कि जो जिस चीज़ की प्रेजेंस में हम कर रहे होते हैं वो एरो के ऊपर या नीचे लिखते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा है? स्ट्रॉन्ग हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ एयर। और क्या बन गया फिर? प्रोडक्ट क्या है? तो कोयला क्या है? रिएक्टेंट है ना, एक ही है, बताया था पहले। और ये क्या है? कोक प्लस कोल तार प्लस कोल गैस बन गई, अमोनिकल लिक्कर बन गई, ये है प्रोडक्ट जो बाद में बने हैं। ओके, अब हमने ये देखा ना कोल क्या होता है, सॉरी कोक क्या होता है। कोक भी ऐसा ही कुछ होता है, ठीक है, लेकिन ये पोरस होते हैं, यानी पोर्स होते हैं इसके अंदर। ओके, कोक टफ होता है काफ़ी, यानी मतलब टफ यानी हार्ड। ओके, टफ होता है, पोरस और ग्रेइश ब्लैक, थोड़ा ग्रे कलर आ जाता है इसमें, थोड़ा वाइट वाइट सा दिख रहा है ना, तो ग्रे करते हैं इसको, ग्रेइश ब्लैक सब्सटेंस होता है, ठीक है, 5.2 में दिख रहा है। कैसे मिलता है? वही डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कोयले की। कोक ऑलमोस्ट एक प्योर फॉर्म होती है कार्बन की, मतलब प्योर फॉर्म पूछे अगर पेपर में कार्बन की कौन सी होती है, तो वो क्या होती है? कोक। कोक इज अ प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। इसके अंदर 98% कार्बन ही होता है, ठीक है। अब यूज क्या है इसके? कोक असेंशियल रॉ मटेरियल है, किसके लिए भाई? आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज के अंदर, ठीक है। कैसे? देखो, जब आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज में उनके सामान बनते हैं, ठीक है, तो उनको एनर्जी चाहिए ना, हीट एनर्जी चाहिए। अब ये तो है नहीं सिलेंडर पे करेंगे, तो कोक को जलाते हैं वो, ठीक है, हीटिंग के लिए। दिखा रखा है ना 5.3 में यूज ऑफ कोक। ए में देखो कि कोक इज यूज टू हीट फर्नेसेस इन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, ऐसे जलाते हैं इनको और इसके अंदर आयरन और स्टील को डाल देते हैं, ठीक है। दूसरा बी है, कोक इज यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, किसमें? इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स। अब जो नीचे ज़मीन के अंदर हमारे कहते हैं कि खनिज पदार्थ मिलते हैं और बहुत सारे मेटल्स मिलते हैं, लोहा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सारी चीज़, निकल, सब कुछ नीचे से मिलता है, सोना चांदी सब कुछ। तो ये अकेले अकेले नहीं मिलते ये कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं, कई चीज़ें इकट्ठी मिली हुई होती है, तो उनको बाहर निकाल के अलग करना पड़ता है। उसको क्या बोलते हैं हम? एक्सट्रैक्शन। अलग करने वाला बोलते हैं एक्सट्रैक्शन। अब इसमें लिखा है कि कोक इज यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट यानी जो खुद तो ऑक्सीजन ले लेगा और दूसरे से ऑक्सीजन छीन लेगा, ठीक है, ओके। तो इससे मेटल्स मिल जाते हैं हमें ओर्स से। ओर्स किसको कहते हैं? जो कंबाइंड फॉर्म होती है मेटल्स की, ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम और आयरन मिले हुए मिलेंगे, मतलब एक साथ मिलेंगे,
फिर उनको बाहर निकाल के अलग करने की प्रोसेस को कहते हैं एक्सट्रैक्शन, और जो पहले से होते हैं वो मिले उसको कहते हैं ओर्स। ठीक है। सी, कोक इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोड्यूसर गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन। ठीक है। और वाटर गैस से भी बनती है इससे। ठीक है। तो क्या क्या बनता है कोक से? मैन्युफैक्चरिंग प्रोड्यूसर गैस और वाटर गैस। ठीक है। वाटर गैस वही कार्बन मोनोऑक्साइड को ही कहा जाता है। ठीक है। तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। कोल तार, अब तार कोल देखा होगा रोड पे, तो कोल तार भी एक ब्लैक होता है, विस्कस। विस्कस यानी थिक, विस्कस यानी देखो फ्लूइड होते हैं। ठीक है। एक तो बिल्कुल लिक्विड होता है, मतलब पानी जैसा लिक्विड, एक होता है हनी, शहद जैसा लिक्विड, वो होता है विस्कस, थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा होता है, उसको हम विस्कस कहते हैं। देखो तारकोल विस्कस लिक्विड होते हैं, यानी गाढ़ा होता है, थोड़ा होता लिक्विड है लेकिन गाढ़ा। 5.4 में दिखा रखा है। अनप्लेजेंट सी स्मेल होती है जो पसंद नहीं आती। ठीक है। कैसे बनता है ये भी नीचे दिखाया गया है तेरा कोल तार भी, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन वाली प्रोसेस में। कोयले की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होती है, उससे हमको कोल तार मिलता है। ये एक सिंगल कंपाउंड नहीं होता। ये एक सिंगल कंपाउंड नहीं होता, बल्कि 200 डिफरेंट टाइप के कार्बन कंपाउंड्स होते हैं इसके अंदर। कोल तार बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस में हम इसको तोड़ सकते हैं, तो यानी बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस का ये सोर्स होता है तारकोल, इससे मिलते हैं यानी वो, जैसे कि टोलुइन, बेंजीन, नेप्थलीन, फिनोल एटसेट्रा। और ये कैसे मिलते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। ये आगे 9th क्लास में आएगा, ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है, बहुत सारे जिसमें मान लो कोल तार है, ठीक है, सबका अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होगा, जो भी इसमें कंपाउंड्स हैं कोल तार में, उसको हम हीट करेंगे। ठीक है। फिर एक बिक्कर रखेंगे, उसके ऊपर साइड में एक पाइप लगा देंगे, उसमें कंडेंसर होगा। ठीक है। तो क्या, जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, जैसे मान लो एक का 50 एक का 100 है, तो जिसका 50 होगा वो पहले हीट होगा, तो पहले हीट होके वो कंडेंसर के थ्रू चला जाएगा। ठीक है। और वो नीचे इकट्ठा हो जाएगा, तो अलग कर लेंगे, फिर दूसरा भी कर लेंगे, फिर 100 डिग्री सेल्सियस पे आएगा टेम्परेचर। ठीक है। तो फिर जिसका 100 है वो फिर तब आएगा। तो ऐसे ही इसको कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये अभी नहीं करना, बाद में आएगा 9th। ये जो केमिकल सब्सटेंसेस है उनको ऐसे रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है, किसके लिए? डाइज बनती हैं, एक्सप्लोजिव्स यानी विस्फोटक, विस्फोट, बम वगैरह, उनमें भी डलती है कार्बन। देखा होगा बम होता है जो, उसके अंदर ब्लैक ब्लैक निकलता है, कोक टाइप ग्रेइश ब्लैक निकलता है बम, वो पटाखे के अंदर से, मुर्गा छाप के अंदर से, तो वो कार्बन ही है। पेंट्स, वार्निशेस, इनके अंदर भी यूज होता है। ठीक है। प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर्स, फोटोग्राफिक मटेरियल्स, नेप्थलीन बोल्स, रूफिंग मटेरियल एटसेट्रा, मदरबोर्ड के अंदर भी यूज होता है। ठीक है। अब बारी है कोल गैस की, जो तीसरा प्रोडक्ट बना था डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के अंदर। कोल गैस भी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से मिलती है, सही बात है। कोल गैस के पास 3 कंबस्टिबल गैसेस, कंबस्टिबल का क्या मतलब होता है? कंबस्टिबल का मतलब होता है जो जलाने योग्य हैं, जो पूरी जल जाती है। ठीक है। कौन सी गैस होती है कोल गैस के पास? हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो मैंने कहा था कोल गैस भी कार्बन मोनोऑक्साइड ही होती है। ठीक है। तो हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड। कोल गैस की जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो बहुत हाई होती है। क्यों? क्योंकि हाई होती है ड्यू टू द हाई कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन एंड मीथेन। क्योंकि इसके अंदर क्या क्या होते हैं कोल गैस के अंदर, सबसे पहले ये देखना है।
हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड। अब हाइड्रोजन और मीथेन की जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो हाई होते हैं। देखो कैलोरीफिक क्या होते हैं, एनर्जी कितनी प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो ये जलता है, इसको बर्न करते हैं और फिर इसके अंदर से हीट प्रोड्यूस होती है। तो इसलिए एक्सीलेंट फ्यूल है, क्योंकि देखो कैलोरीफिक, कैलोरी यानी एनर्जी, ओके, तो वो वैल्यू इसकी ज़्यादा है, तो एक्सीलेंट फ्यूल है इसलिए, ओके। अब है अमोनियम कंपाउंड्स जो बनते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में। चौथी चीज़ बनी थी अमोनिकल लिकर, तो ये भी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से बनती है कोयले की। अमोनियम कंपाउंड्स बनते हैं जो कि वाटर के अंदर जब डिज़ोल्व करते हैं, वाटर के अंदर डिज़ोल्व करने के बाद क्या बनाते हैं, अमोनिकल लिकर, ठीक है। और ये जो अमोनिकल लिकर है इसको यूज़ करते हैं हम नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स बनाने के अंदर, जो बहुत सारी फैक्ट्रीज में, कंपनीज में यूज़ किए जाते हैं, ओके। अब आगे है पेट्रोलियम, ठीक है। पेट्रोलियम के लिए नेक्स्ट वीडियो बनाई जाएगी।